गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सी एस सुमित करके है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जीएसटी लॉ एक नया लॉ नहीं रह गया है, इसे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और अब टैक्स पेयर्स को और डिपार्टमेंट को दोनों को इस बात को समझना चाहिए कि जो जीएसटी लॉज में टाइमलाइंस दी गई हैं उन्हें स्ट्रिक्टली कंप्लाई किया जाए। इसी चीज को प्रूव करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की एक और जजमेंट आई है जो ये बात प्रूव कर देती है कि लॉ इज सेम फॉर ऑल, वेदर इट्स डिपार्टमेंट और वेदर इट्स टैक्स पेयर। दोनों के लिए जो डेडलाइंस दी गई हैं, टाइमलाइन दी गई हैं, उनको दोनों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। लॉ में रिलैक्सेशन जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर डिपार्टमेंट का केस है तो फिर उसे रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट जो कि अभी लास्ट मंथ ही काफी चर्चा में रहा था अपनी ट्रांजिशनल क्रेडिट की जजमेंट्स के रिगार्डिंग, नाउ उसने फर्दर रिफंड एप्लीकेशंस के ऊपर जजमेंट दी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो आप सभी को देखनी चाहिए। ये जियान इंटरनेशनल केस के रिगार्डिंग है और इसमें ये बात प्रूफ हो जाती है कि लॉ इज सेम फॉर ऑल। आइए जजमेंट देख लेते हैं। 3-5 पेज की जजमेंट है लेकिन मैंने स्पेशल पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है तो हम सिर्फ जजमेंट्स पे उसी पे ध्यान देंगे। सबसे पहला Learned Counsel for the petitioner states that in accordance with the section 54(6) of the DGST Act, read with Rule 91(2) of the DGST, proper officer is required to refund at least 90% of the refund claimed on account of zero-rated supply of goods or services or both made by a registered person within a period of 7 days from the date of acknowledgement issued under Rule 1 और सब रूल 2 ऑफ रूल 90 ऑफ द DGST रूल। आप सभी को पता है कि जो जीएसटी रूल्स हैं उसके हिसाब से 90% जो रिफंड है वो एक्नॉलेजमेंट इशू करने के 7 दिनों के अंदर अंदर दे दिया जाना चाहिए। लेकिन उस केसेस का क्या जब कोई एक्नॉलेजमेंट ही इशू नहीं हुई? तो अगर कोई एक्नॉलेजमेंट इशू नहीं हुई है तो जीएसटी एक्ट बोलता है कि विद इन 15 डेज अगर कोई डेफिशिएंसी है तो आपको डेफिशिएंसी वो पॉइंट आउट करनी है, अदरवाइज एक्नॉलेजमेंट इशू कर देनी है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है, द रिस्पोंडेंट हैज टिल डेट नीदर पॉइंटेड आउट एनी डेफिशिएंसी इन द फॉर्म जीएसटी आरएफडी 03 नॉर इट हैज इशूड एनी एक्नॉलेजमेंट इन फॉर्म जीएसटी आरएफडी 02। तो इस केस में ना तो कोई डेफिशिएंसी मेमो इशू किया गया, ना ही कोई एक्नॉलेजमेंट इशू की गई। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, जो कि रिस्पोंडेंट है, उसने एक इंपॉर्टेंट डेडलाइंस को मिस किया है। तो आइए आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ है। Having heard learned counsel for the parties, this court finds that Rule 90 and 91 of the CGST rules provide a complete code with regard to acknowledgement, scrutiny and grant of refund। यानी कि कोर्ट मानता है कि ये जो जीएसटी लॉ है ये अपने आप में एक पूरा कंप्लीट कोड है और इसमें सारे प्रोविजन इनकॉर्पोरेटेड हैं और इसके अंदर जो टाइमलाइन दी गई है उन्हें स्ट्रिक्टली टाइमलाइन माना जाए और स्ट्रिक्ट तरीके से इसे फॉलो किया जाए। अब यहाँ पर लिखा है कि एज पर रूल 90 15 दिनों के अंदर अंदर डेफिशिएंसी मेमो इशू करना है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, डेफिशिएंसी मेमो इशू नहीं किया गया है। ये यहाँ पर लीगल लॉ लिखा गया हुआ है जिसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते ही हैं इसे। In the event of default or inaction to carry out the said activities within the stipulated period, consequences like payment of interest are stipulated in section 56 of the CGST DGST Act। यानी कि अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया है या कोई एक्शन नहीं लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी सेक्शन 56 में कंप्यूट किया जाता है। अब यहाँ पर पेटिशनर ने क्या बात सामने रखी कोर्ट के, टू अलाउ द रिस्पोंडेंट टू इशू ए डेफिशिएंसी मेमो टुडे would amount to enabling the respondent to process the refund application beyond the statutory timeline as provided under Rule 90 of the CGST rules। तो यहाँ पर पेटिशनर ने साफ कह दिया कि यदि ये कोर्ट डेफिशिएंसी मेमो इशू करने की परमिशन दे देती है डिपार्टमेंट को तो इसका सीधा मतलब होगा कि डिपार्टमेंट जो है स्टैट्यूटरी टाइमलाइंस के बाद भी रिफंड एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। और सेकेंडली, this would not only delay the petitioner right to seek the refund but also impair the petitioner right to claim interest from the relevant date of the filing the original application for refund as provided under rules। और यदि अगर deficiency memo issue हो गया
तो अब क्या होगा, एक दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, और जब उस फ्रेश एप्लीकेशन की एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, रिफंड उसके बाद से इशू होगा। यानी कि जो रिफंड का इंटरेस्ट है वो राइट भी इम्पेयर हो जाएगा, और जो बैलेंस जो बीच के दौरान जो पीरियड आया है उसका इंटरेस्ट भी पैटिशनर को नहीं मिलेगा। Consequently, this court is of the view that the respondent has lost the right to point out any deficiency। तो यहाँ पर कोर्ट ने साफ कह दिया कि जो रिस्पोंडेंट है यानी कि डिपार्टमेंट है वो अपना राइट खो चुका है। यानी कि जीएसटी लॉ सबके लिए समान है, यदि उन्होंने डेडलाइन मिस कर दी है दैट मीन्स वो अपना राइट खो चुके हैं। In the petitioner refund application at this belated stage. Accordingly, this court directs the respondent to pay to the petitioner the refund along with the interest in accordance with the law within 2 weeks। यानी कि कोर्ट ने petitioners के फेवर में जजमेंट देते हुए रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट किया है कि 2 हफ्ते के अंदर आपको रिफंड को प्रोसेस करके विद अलोंग विद इंटरेस्ट वो पेमेंट करनी है, और अब आप किसी भी तरीके का डेफिशिएंसी मेमो इशू नहीं कर सकते। तो ये बिगेस्ट जजमेंट है जिसको रेफर करके अगर आपके साथ भी कोई डेडलाइन मिस की है किसी डिपार्टमेंटल ऑफिसर ने, तो आप अपनी रेट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और इस जजमेंट की कॉपी को रेफर किया जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली जो कोर्ट्स हैं वो आपकी बात सुनेंगे और आपके फेवर में उस चीज के डिसीजन को देंगे। तो लॉ इज सेम फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच।